नमस्ते। सिद्धांत नाम है मेरा। 10 बज चुके हैं संडे को। फ्रेम में अंशुमान तिवारी हैं साथ में, और आप अर्थात देखना शुरू कर चुके हैं। कैसे हैं अंशुमान जी? धन्यवाद। और आगे बढ़ें इसके पहले दो छोटी छोटी बातें हैं। जी। एक तो आरबीआई की एनुअल रिपोर्ट आई है सर। हम्म। आरबीआई की एनुअल रिपोर्ट में कहा गया है कि 2019 और जो 20 का जो फाइनेंशियल ईयर था हम्म। उसमें 159% बैंक फ्रॉड्स बढ़े हैं। हाँ। 0.8 ट्रिलियन हम्म। डॉलर्स के फ्रॉड्स हैं। और फिर जीएसटी काउंसिल की बैठक है। और हाँ। मुझे आरबीआई वाले पे तो याद आता है कि पिछले एक अंक में हमने डिस्कस भी किया था, पिछले जी। साल के करतात में डिस्कस भी हुआ था कि आरबीआई ने बार बार रेड फ्लैग्स दिखाए थे गवर्नमेंट को, हम्म। और फिर भी चीजें आई थी। और फिर जीएसटी काउंसिल की बैठक आज हुई है, मतलब जी। जिस दिन ये 27 अगस्त गुरुवार को हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो उस दिन ये जीएसटी काउंसिल की बैठक हुई है सर। इन स्टेट्स ने 94,000 करोड़ आरबीआई से लेने के लिए कहा है, और कहा है कि इसके 5 साल में इतना मॉनेटरी ग्रांट चाहिए, 5 साल में चुकाएंगे, 7 दिन बाद इस पर फैसला होगा। अब अर्थात का पिछला अंक जो था वो नई शिक्षा नीति पर था कि जो लैंग्वेज वैंग्वेज को लेकर बहस हो रही है, उसके अलावा भी एक बड़ा मुद्दा है शिक्षा का, टैक्सेशन का। उस रिजर्व पे बैंक की रिजर्व बैंक की हाँ रिपोर्ट जीएसटी पे दो छोटी छोटी चीजें हमारे लिए समझने लायक हैं, हाँ हाँ। जिनसे जिनसे आने वाले समय में इन दोनों चीजों से हम आने वाले समय में अगले कम से कम 6 महीने या साल भर आर्थिक नीतियों की दिशा तय होगी और इनका असर हमारी दैनिक जिंदगी पर बहुत गहराई से पड़ेगा। रिजर्व बैंक मार्च से मई, जून और जून से अगस्त तक धीमे 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 उसने ये हिम्मत जुटा ली है कहने की कि भारत में बहुत गहरी मंदी है। कोविड ने अर्थव्यवस्था को बुरी तरह तोड़ दिया है। जल्दी रिकवरी की उम्मीद नहीं है। कंजम्पशन बुरी तरह टूट चुका है, जिसे वापस लाने में लंबा समय लगेगा। यानी कि जो चीजें अगस्त जून जुलाई में कही जा रही थी कि ग्रीन शूट्स हैं, वैसा कुछ नहीं है। रिजर्व बैंक लंबी मंदी की तैयारी करने के लिए आगाह कर रहा है। दूसरी चीज ये है कि रिजर्व बैंक ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि केंद्र और राज्य सरकारों के पास संसाधन बिल्कुल नहीं है। निजीकरण करिए, बड़े पैमाने पर हवाई अड्डों, बंदरगाहों, बाकी सबको को प्राइवेटाइज करिए और उससे पैसा लाकर इससे इकोनॉमी में पैसा लगा। पैसा लाकर इकोनॉमी में पैसा डाला जाए, क्योंकि जब तक लोगों की कमाई नहीं बढ़ेगी, लोग खर्च नहीं करेंगे। भारतीय अर्थव्यवस्था खपत पर आधारित है, जो बात हम बार बार कई बार अलग अलग अंकों में कह चुके हैं। दूसरी महत्वपूर्ण बात रिजर्व बैंक ने ये कही है। और तीसरी चीज जो बैंकों की सेहत को लेकर या बैंकों में फ्रॉड को लेकर या बैंकों की चुनौतियों को लेकर है, उस पर हम चर्चा कर चुके हैं। तो हाँ इसलिए इसलिए अगर हम आज रिजर्व बैंक की एनुअल रिपोर्ट की रोशनी में देखें ना सिद्धांत, तो हमारा हमारा जहन हमारी बिल्कुल साफ हो जाना चाहिए। जो चर्चा हम अर्थात में लगातार करते रहे हैं पिछले लगातार कोविड के बाद से, कि भारतीय अर्थव्यवस्था लंबी और गहरी मंदी की तरफ जा रही है, रिजर्व बैंक ने इस सच्चाई को स्वीकार करने में 3-4 महीने का समय लगाया। कितनी गहरी मंदी होगी रिजर्व बैंक ने हमें नहीं बताया। रिकवरी कब शुरू होगी हमें यह नहीं बताया। इस साल का समापन जीरो से कितने फीसदी नीचे रहेगा, कॉन्ट्रैक्शन से कितने नीचे रहेगा, यह नहीं बताया। जीएसटी काउंसिल की बैठक काफी हंगामाखेज थी और काफी जीएसटी काउंसिल की बैठक में काफी काफी राजनीतिक बंटवारा दिखाई पड़ा। मुझे मुझे आरबीआई वाली बात पर एक बात याद आ गई है कि आज ही मैंने एक ट्वीट देखा था पीटीआई का, उस पर शक्तिकांत दास का एक स्टेटमेंट था। मैं वो पढ़ के बता दे रहा हूं कि ओवरऑल द बैंकिंग सेक्टर कंटिन्यूज टू बी साउंड एंड स्टेबल। शक्तिकांत दास का स्टेटमेंट है, पीटीआई ने ट्वीट किया है। क्या? हाँ, लेकिन ये ओवरऑल से कुछ स्पष्ट नहीं होता है। अगर आप बैंकों की बैलेंस शीट देखिए, उनके क्वार्टरली लॉसेस देखिए, आरबीआई खुद अपनी जो स्ट्रेस रिपोर्ट है, जो सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट है, जो एनुअल रिपोर्ट से पहले आई थी, उसमें बता रहा है कि अगले भारत में 20 साल से ज्यादा की सर्वोच्च ऊंचाई पे एनपीए पहुंच जाएगा। बैंकों के नंबर्स देख लिए जाएं तो शक्तिकांत दास की कोशिश है कि उत्साह बनाए रखा जाए, लोगों को बहुत चिंता में ना डाला जाए। पर सच्चाइयां ये हैं कि हम जिस पर विस्तार से चर्चा कर चुके हैं, तो उसे दोबारा कहने की जरूरत नहीं है कि सरकार बड़े पैमाने पर निजीकरण की संभावना तलाश रही है। बैंकों की प्रोविजनिंग्स रिकॉर्ड लेवल पर बढ़ी हुई हैं, घाटे उनके बढ़े हुए हैं, प्राइवेट बैंक्स की स्थिति ठीक नहीं है। ये बैंकिंग सेक्टर से जुड़ी हुई स्थिति है। जीएसटी काउंसिल की बैठक में 3 महत्वपूर्ण सूत्र हैं जो हमें समझने चाहिए। पहली चीज तो कि जीएसटी काउंसिल की एकजुटता टूट गई है, जो हमने कोऑपरेटिव फेडरलिज्म बनते देखा था। कोविड की एक मार ने, एक मंदी ने केंद्र और राज्य सरकारों के बजट के धुर्रे बिखेर दिए हैं, और इसलिए अब वहां ये लड़ाई इस बात की है कि केंद्र सरकार ने जीएसटी के लिए राज्यों को सहमत कराते वक्त जिस क्षतिपूर्ति का वादा किया था,
था वो क्षतिपूर्ति उन्हें क्यों नहीं मिल रही है। ऐसी करीब 2,35,000 करोड़ रुपए के आसपास की क्षतिपूर्ति है। आज केंद्र सरकार ने बहुत स्पष्ट रूप से जीएसटी काउंसिल में, जब हम रिकॉर्ड कर रहे हैं तब ये कह दिया कि कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से हम इस क्षतिपूर्ति की भरपाई नहीं कर सकते, और उसके लिए उन्होंने अटॉर्नी जनरल से बात करके एक रिपोर्ट राज्यों के सामने रख दी है और एक कहा है कि अगर आप 97,000 करोड़ का कंपेंसेशन लेना चाहें तो हम देने को तैयार हैं, और वो भी हम नहीं देंगे, उसके लिए आपको आरबीआई से कर्ज लेना पड़ेगा, हम आरबीआई से सस्ता कर्ज दिलाने की कोशिश करेंगे। इससे आप सोचिए कि भारतीय अर्थव्यवस्था में राज्य सरकारों और केंद्र सरकारों के खजानों की स्थिति कितनी ज्यादा खराब है। राज्य सरकारें बुरी तरह परेशान हैं, उनको पैसा नहीं मिल रहा है, और केंद्र सरकार 97,000 करोड़ रुपए देने की स्थिति में भी नहीं है। ये एक और तस्वीर है जिस पर हम अर्थात में चर्चा कर चुके, और हमने कहा था कि भारत की वित्तीय स्थिति जुलाई अगस्त में हमारे सामने खुलकर सामने आ जाएगी, क्योंकि जो मंदी है वो मंदी अंततः भारत के सरकारों के बजट पर भारी पड़ेगी। अब यहां से परिस्थितियां चुनौतीपूर्ण हैं। ये जीएसटी के लिए एक चुनौतीपूर्ण समय है। जीएसटी सर्वाइव करेगा कि नहीं करेगा, इतने कॉन्ट्रैक्शन के बाद, इतने मंदी के बाद कैसे ये पैसा वापस आएगा जो रिजर्व बैंक को दिया जाना है। इस बात की संभावनाएं हैं कि सेस बढ़ाया जाएगा या सेस के दायरे में नई चीजें लाई जाएंगी। जो जीएसटी के ऊपर सेस लगाया जाता है इसको हम कंपेंसेशन सेस कहते हैं। राज्य सरकारें क्या करेंगी जब उनको पूरा पैसा नहीं मिलेगा? वो कौन से टैक्सेस बढ़ाएंगी? पेट्रोल डीजल महंगा करेंगी, या वो बाकी जो टैक्स जीएसटी के दायरे से बाहर हैं उन्हें बढ़ाएंगी, या वो बिजली पानी महंगा करेंगी? ये पता नहीं है। लेकिन 7 दिन बाद शायद राज्य सरकारें केंद्र को अपनी प्रतिक्रिया देंगी। लेकिन यहां से हम दो बड़ी चीजों को लेकर आगे बढ़ते हैं कि रिजर्व बैंक ने कहा है कि भारतीय अर्थव्यवस्था में गहरी मंदी है, लंबी चलेगी, और राज्य और केंद्र सरकार के खजानों की स्थिति बुरी तरह खराब है। एक दूसरे जो टैक्स की भरपाई होनी थी वो नहीं हो पाई है। ये अपडेट है भारतीय अर्थव्यवस्था का कोविड से निकलने के बाद और अनलॉक शुरू होने के बाद अगस्त के लगभग अंत में। अब इंडिया टुडे हिंदी का अंक भी इस बार सर रिसेशन पे है। हाँ, इस बार का अंक उस रिसेशन पे, उस मंदी पे है। आर्थिक अर्थव्यवस्था में जिस तरीके की चुनौतियां और गहरी चुनौतियां दिखाई दे रही हैं, इसे हमने समझने की कोशिश की है कि कितनी गहरी मंदी है, कहां तक जाएगी, बीमारी क्या है, उसे ठीक करने के लिए क्या किया जा सकता है, अभी तक पिछले 5-6 महीनों में जो उपाय किए गए हैं उनका कितना असर हुआ है। ये विशेष अंक है जिसमें हम और भी सारे आंकड़ों और विशेषज्ञों की जानकारी के साथ उन चीजों को समझाने या बताने की कोशिश करेंगे कि जो भारतीय अर्थव्यवस्था के मामले में हमारी समझ को स्पष्ट करेंगे। और जो लोग अधिकांश लोगों की जिंदगी पैसे से प्रभावित होती है, अर्थव्यवस्था की विकास दर उनकी जिंदगी पर असर डालती है, उनके लिए अंक पढ़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि इससे वो अपनी बचत की, अपनी नौकरी की, अपनी खर्च की, अपनी खपत की प्लानिंग बेहतर ढंग से कर सकेंगे और तैयार हो सकेंगे कि ये ठंडी या गर्मी, आप जो भी कहें, अंग्रेजी में विंटर कहें और गर्मी हिंदी में ताप कहें, ये जो मंदी का ताप है ये कितना लंबा चलेगा, ये समझने में हमें मदद मिलेगी। हाँ, अर्थात पे चलते हैं सर। ये रिश्ता क्या कहलाता है, बड़ा फेमस टीवी सीरियल भी शायद मुझे याद है कि था इस नाम से। जी हाँ, तो किस चीज के रिश्ते की पड़ताल कर रहे हैं हम इस बार? दरअसल सिद्धांत होता क्या है कि खबरों की जब बहुत ज्यादा शोरगुल होता है, बहुत ज्यादा व्यस्तता होती है, तो हम कुछ ऐसी बड़ी चीजें अपने सामने से मिस कर जाते हैं या निकल जाती हैं हमारे नजरों के सामने, जो हमारे आसपास घट रही होती हैं और जिन्हें हम पूरी तरह से समझ नहीं पाते, उनके आयाम नहीं समझ पाते। और ऐसा ही कुछ होता है कारपोरेट दुनिया में। कंपनियों की दुनिया भी उतनी ही रहस्यमय है, कारपोरेट दुनिया भी उतनी ही रहस्यमय है जितनी राजनीतिक दलों की या सरकारों की दुनिया है। जब हम जिस रिश्ते की बात कर रहे हैं, उस जो रिश्ता भारत के बाजार में बन रहा है, वो रिश्ता भारतीय बाजार में एक सबसे बड़ी मोनोपोली बनाने का, और शायद ये दुनिया के ताजा इतिहास की सबसे बड़ी मोनोपोली होने वाली है, जिसको मेगा मोनोपोली कह रहे हैं, वो भारत में तैयार होने की तरफ बढ़ रही है। जबकि कोविड का शोर है और मंदी का शोर है, इस बीच में रिलायंस जियो के नेतृत्व में जिस तरीके का ढांचा और जिस तरीके का स्ट्रक्चर बन रहा है, वो एक मेगा मोनोपोली की तरफ ले जा रहा है। इसके क्या आयाम हैं, इसके क्या असर होने वाले हैं, जिस पर हम इस पे आगे चर्चा करेंगे। लेकिन ये समझना जरूरी है कि इसे ये जो हो रहा है, इसे समझने के लिए हमको अमेरिका होते हुए आना पड़ेगा। हमें अमेरिका की तरफ देखना पड़ेगा, जहां लगभग एक डेजावू जैसी स्थिति है, या एक इतिहास अपने आप को दोहरा रहा है। 1990 के दशक में अमेरिका में तब की सुपरस्टार कंपनी, आज की भी सुपरस्टार कंपनी है माइक्रोसॉफ्ट, जिसे इंटरनेट एक्सप्लोरर के कारण
ब्राउजर में मोनोपोली करने के कारण अमेरिकन ट्रेड कमीशन ने और अमेरिका के एंटी ट्रस्ट लॉ ने दोषी पाया था, और उसकी वो मोनोपोली ब्रेक कर दी थी। तब तक अमेरिका में माइक्रोसॉफ्ट जो ऑपरेटिंग सिस्टम बेचती थी उसमें ब्राउजर इनबिल्ट होता था, ब्राउजर, नेटस्केप और जावा तीनों इनबिल्ट होके आते थे। तो वो ये कोशिश करती थी कि उसके ही ब्राउजर का इस्तेमाल किया जाए। उसके बाद जब अमेरिकन लॉ निर्माताओं ने पाया कि मोनोपोलीज जो हैं वो दुनिया में मुक्त बाजार की सबसे बड़ी दुश्मन है और वे आपके अधिकारों को, नए कारोबारों की संभावनाओं को रोकती हैं, तो उस समय एप्पल, लाइनक्स जैसी कंपनियों को बड़ी दिक्कत हो रही थी। यूएस वर्सेस माइक्रोसॉफ्ट कॉर्प का बड़ा फेमस केस था ये। हाँ, बताइए। उस केस में उसके बाद अमेरिकन एंटी ट्रस्ट लॉ के तहत कार्रवाई हुई। माइक्रोसॉफ्ट को वो मोनोपोली छोड़नी पड़ी, माइक्रोसॉफ्ट पर यूरोप में जुर्माना लगा। ये लगभग ऐसी ही परिस्थिति इस समय अमेरिका में दोबारा बन रही है। और ये बड़ी दिलचस्प बात है कि जब अमेरिका में जो हो रहा है उसे हम जानेंगे और उसके बाद जब हम भारत को देखें कि भारतीय बाजार में क्या हो रहा है, तो हमें आश्चर्य होगा कि हम कैसे एक मोनोपोली को बनने दे रहे हैं और एक वो देश जो अपनी बड़ी कंपनियों से कैसे सवाल पूछ रहा है। हुआ ये कि पिछले 2 हफ्तों के दौरान मार्क जकरबर्ग, सुंदर पिचाई और जेफ बेजोस को अमेरिकन कांग्रेस की कमेटीज ने पेशी पर बुलाया, और अमेरिकन कांग्रेस की कमेटी ने पेशी शुरू की। जकरबर्ग से सवाल पूछा गया कि क्या आप अपनी डेटा की ताकत से अपने प्रतिस्पर्धियों की जासूसी करते हैं, और अगर वो आपके साथ नहीं आते तो आप उनका अधिग्रहण करके उनको मिटा देते हैं। जकरबर्ग से सवाल अमेरिकन कांग्रेस ने पूछा, जकरबर्ग के पास जवाब नहीं था। सुंदर पिचाई से पूछा गया कि आपके पास बहुत सारे अच्छे रिजल्ट्स नहीं है आपके सर्च इंजन के पास, लेकिन जो स्पेशलाइज सर्च फैसिलिटी देने वाले सर्च इंजन है उनकी तरफ आप ट्रैफिक भी नहीं भेजते, उन्हें मार देना चाहते हैं, उन्हें आगे ग्रो नहीं करने देना चाहते हैं। अच्छा, ऐसा सीधा पूछा गया? हाँ, पूछा गया। जेफ बेजोस से पूछा गया कि ये बताइए कि आपके प्लेटफॉर्म से जो कारोबारी अपना सामान बेचते हैं, जो थर्ड पार्टी डीलर जो अपना सामान बेचते हैं, उनके डेटा का आप क्या करते हो, उनका क्या इस्तेमाल कर रहे हो? ऐसा तो नहीं कि आप उनके डेटा से डिमांड समझकर उनके लिए उनको मार्केट से बाहर करने के लिए प्रोडक्ट बना रहे हैं। ये उस समय हो रहा था जब हम भारत में रिलायंस जियो में फेसबुक, गूगल, क्वालकॉम के से रिश्तेदारी और निवेश और जियो में बड़े पैमाने पर अंतर्राष्ट्रीय तकनीकी कंपनियों का एक छतरी के नीचे आना देख रहे थे। या एक दूसरी चर्चा राजनीतिक हलकों में भाजपा और फेसबुक के रिश्तों के बीच में चल रही थी। तब अमेरिका अपनी सबसे बड़ी कथाओं को, एप्पल भी शामिल था, एप्पल के चीफ को भी उसमें बुलाया गया था। तो अमेरिका की जो 4 सबसे बड़ी कंपनियां जिन्होंने दुनिया में अमेरिका को गर्व करने का मौका दिया है, फेसबुक, अमेजन, गूगल और एप्पल, इन्हें अमेरिका की कांग्रेस कटघरे में खड़ा करके उनसे पूछ रही थी। और कैसे पूछ रही थी? और ये कह रही थी कि आप गलत तरीके से कारोबार कर रहे हैं। अमेरिकन कांग्रेस ने इन तीनों कंपनियों के भीतर जो काम चलता है, इनके एग्जीक्यूटिव्स आपस में जो बातचीत करते हैं उसके ईमेल्स जुटाए। उन ईमेल्स के आधार पर अमेरिकन कांग्रेस ने एक पूरी कमेटी बनाई और उस कमेटी ने उस ईमेल के आधार पर एक बड़ी कंपनी को, फेसबुक, गूगल और अमेजन के अधिकारियों को सामने खड़ा किया और उन्हें सबूत दिखाकर, ईमेल का संवाद दिखाकर उनसे वो सवाल पूछे, जिसके बाद अमेरिका में जब इस समय कोविड का शोर है, चुनाव की तैयारी चल रही है, उस बीच में अमेरिका का पूरा कॉर्पोरेट जगत एक गहरी सनसनीखेज खुलासों से भर गया। लोगों को उम्मीद, उन ईमेल्स में कुछ सनसनीखेज था। हाँ, वो मैं बता रहा हूं ईमेल्स में क्या क्या सनसनीखेज था। और वो इसलिए खुलासों से भर गया क्योंकि अमेरिकन को भी इस बात का, अमेरिकी लोगों को, भारत या दुनिया के लोगों को तो इस बात का अंदाज ही नहीं था कि फेसबुक, गूगल और अमेजन जैसी कंपनियां भी अपनी मोनोपोली बनाने के लिए बाजार में प्रतिस्पर्धियों को मार सकती हैं, उन्हें आगे नहीं बढ़ने दे सकती, उनके अधिग्रहण के लिए कुछ भी कर सकती हैं। अब वो ईमेल, उसमें से कुछ ईमेल अमेरिकन कांग्रेस ने एक वेबसाइट पर डाले भी हैं, जिसको जहां जाकर उन्हें देखा जा सकता। जैसे एक ईमेल चर्चा में आया मार्क जकरबर्ग के सामने कि फेसबुक ने व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम को कैसे टेक ओवर किया, और उसके लिए जो संवाद हुआ कंपनी के आपस में अधिकारियों के बीच में, यह माना गया कि अमेरिका के फेसबुक के अधिकारी एक दूसरे से ये कह रहे थे कि कंपटीशन को खत्म कर देना चाहिए,
वहां से एम्प्लॉय तोड़ लीजिए, कंपनी खरीद लीजिए। स्टार्टअप्स की सबसे बड़ी अच्छाई ये है कि अगर आपके पास पैसा हो तो आप उन्हें कभी भी टेक ओवर कर सकते हैं। ये उन मेल्स में है जो मतलब ये ऑफिशियल मेल्स में बातचीत हो जो रही है, मेल्स में बातचीत हुई है। ये बातचीत अमेरिकन कांग्रेस ने मार्क जकरबर्ग को दिखाई कि ये चर्चा हो रही, जो अमेरिकन एंटी ट्रस्ट लॉ या दुनिया के किसी भी कंपटीशन कानून, आदर्श कंपटीशन कानून के तहत सही नहीं माना जाता कि आप अपने प्रतिस्पर्धियों को किसी भी ताकत से किसी भी तरीके से खत्म कर दें। अब YouTube का अधिग्रहण का जो पुराना मामला 2005 तक से पहले का है, जब YouTube का टेक ओवर किया गया था, उसके आसपास के जो संवाद थे, देखिए कितनी पुरानी बात है। और हम भारतीय नहीं समझ पाते कि कारपोरेट कानूनों को कितना मजबूत और ताकतवर होने की जरूरत है बाजार में लोगों की आजादियां बचाने के लिए। अमेरिकन कांग्रेस ने YouTube के 10 साल पुराने अधिग्रहण के दस्तावेज निकाले हैं, और उस दस्तावेज के आधार पर गूगल से यह पूछा गया कि ये अधिग्रहण हुआ कैसे, क्या ये कंपनी जब बन रही थी तब से आप इसके टेक ओवर करने की तैयारी में लगे हुए थे। अच्छा। उनसे ये इसका मतलब क्या आप चाहते थे कि कंपनी आगे ना बढ़े और इसका टेक ओवर कर ले? उनसे कहा गया कि बहुत सारे ऐसे सर्च इंजन हैं जो अच्छे रिजल्ट दे रहे हैं, जैसे जॉब से ओरिएंटेड सर्च इंजन है, पर आप उन्हें ट्रैफिक नहीं देते क्योंकि वो ट्रैफिक तो आपके जरिए जाता है, आप सबसे बड़ी कंपनी है। आप ये चाहते हैं कि पूरी आप एक वर्ल्ड गार्डन बन जाए दुनिया में, जिसके अंदर सारे लोग गूगल के अंदर बैठे रहें, गूगल से बाहर ना निकले। उनको फोटो चाहिए हो तो गूगल में रहें, उनको मेल करना हो तो जीमेल में रहें, उन्हें सर्च करना हो तो यहां रहें, उनको वीडियो देखना हो तो यूट्यूब में रहें। एक वर्ल्ड गार्डन बन जाए जिससे बाहर। ऐसा क्यों चाहते हैं आप? इस सवाल का जवाब गूगल से पूछा गया। और अमेजन का तो खैर ज्यादा ही बुरा हाल है। अमेजन तो बुरी तरह, हाँ, अमेजन तो फंस गई है। अमेजन के ऊपर तो ट्रेड कमीशन और जस्टिस डिपार्टमेंट की इंक्वायरी शुरू हो गई है। दुनिया की सबसे बड़ी ई रिटेलर कंपनी पे इस बात का आरोप है, सिद्धांत, कि उसने अपने प्लेटफॉर्म से जो थर्ड पार्टी सेलर हैं, जो सामान बेचते हैं, क्योंकि अमेजन एक मार्केट एक्सचेंज अवेलेबल कराती है जिसमें कि आप साबुन किसी से खरीदते हैं, बैग किसी से खरीदते हैं, मोबाइल किसी से खरीदते हैं। ऐसा माना जा रहा है, ऐसा आरोप है अमेजन पर, कि उसने इस थर्ड पार्टी डेटा का इस्तेमाल करके ट्रेंड समझने की कोशिश की और फिर अपने प्रोडक्ट डेवलप कर लिए। यानी अगर किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट की डिमांड आने वाले समय में ज्यादा बढ़ने वाली थी और उसको दिखाई दे रहा था कि किसी एक ट्रेडर को ज्यादा ऑर्डर मिल रहे हैं, तो उसमें अपॉर्चुनिटी देखकर अमेजन ने उस डेटा का इस्तेमाल किया और अपना प्रोडक्ट डेवलप कर दिया। अमेजन ने मतलब जो अमेजन बेसिक्स करके आता है वो वहीं से निकल रहा है क्या? हाँ, तो ऐसे प्रोडक्ट बनाने की अमेजन कोशिश कर रही है, जो प्रोडक्ट कुछ दूसरी कंपनियां बेच रही थी और उन्हें अच्छी डिमांड मिल रही थी। तो अमेरिकन फेडरल ट्रेड कमीशन ने और जस्टिस डिपार्टमेंट ने जब इस बात पे पूछा, तो अमेजन इस बात से इनकार नहीं किया कि थर्ड पार्टी डेटा का दुरुपयोग नहीं होता है। अभी तक की जो सुनवाई है उसमें एप्पल पे बहुत ज्यादा आरोप नहीं लगे। सुनवाई अभी जारी है आने वाले समय में। अब होने वाला क्या है, अगर एंटी ट्रस्ट का हथौड़ा चला ना सिद्धांत, तो अमेजन और गूगल और फेसबुक 2-3 हिस्सों में टूट जाएंगी। ये कंपनियां जिन्होंने बड़े पैमाने पर अधिग्रहण करके के अपने आप को इंस्टाग्राम, यूट्यूब, व्हाट्सएप, अलग अलग तरीके के बहुत सारे उत्पादों में जोड़ा है, अगर एंटी ट्रस्ट कमीशन अपना मामला बना पाया। अमेरिका में ये मामले बहुत मजबूती के साथ बनते हैं और लंबे समय के शोध के बाद बनते हैं, और अमेरिकन कांग्रेस इनको बनाती है। और ऐसा हम सिर्फ इसी में नहीं, और भी कई मामलों में, नॉन कारपोरेट मामलों में भी हम देख चुके हैं, जैसे कि फेमस अमेरिका का जो माफिया एक्ट था, और माफिया के खिलाफ कार्रवाई के ऊपर एक लंबी रिसर्च, एक लंबी तैयारी की गई थी और उसके बाद कानून बनाया गया था। अगर ऐसा हुआ, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट पे भी लंबा समय लगा था, माइक्रोसॉफ्ट की मोनोपोली को प्रूव करने में एक लंबा वक्त लगा था, लेकिन 2000 में उसका जजमेंट आया था। हाँ, लेकिन 10 साल के आसपास, करीब 8-9 साल तक माइक्रोसॉफ्ट के खिलाफ वो पूरा प्रूव किया गया, लेकिन जब प्रूव किया गया तो माइक्रोसॉफ्ट उससे बच नहीं सकी। तो अगर ऐसा होता है तो ये कंपनियां कई हिस्सों में टूट सकती हैं, इन्हें अपने आप को डीमर्ज करना पड़ सकता है, उन ब्रांड्स को अलग करना पड़ सकता है। और अगर अमेरिका में ऐसा हुआ तो यूरोप में भी ऐसा होगा, क्योंकि अमेजन, फेसबुक, गूगल पर इसी मामले में यूरोप में भी कार्रवाई शुरू हो गई है, यूरोपियन कमीशन में भी इस बात पर कार्रवाई शुरू हो गई। मेरी हैरत इस बात को लेकर है सिद्धांत, सबसे बड़ी हैरत मुझे इस बात को लेकर है कि जिन कंपनियों पर उनके अपने देश में मोनोपोली करने के लिए, गलत ढंग की ट्रेड प्रैक्टिसेस अपनाने के लिए, उपभोक्ताओं के हितों से समझौता करने के लिए, नई कंपनियों को ना बढ़ने देने के लिए कार्रवाई हो रही है, उन्हीं कंपनियों ने देखते देखते मार्च से अगस्त तक भारतीय बाजार में दुनिया की सबसे बड़ी मोनोपोली क्रिएट कर दी।
और हमारे यहाँ भी एक कंपटीशन कमीशन हुआ करता था, है आज भी मौजूद है। उसने एक प्रश्न नहीं पूछा कि ऐसा क्यों हो रहा है। मतलब आप सोचिए, और अर्थात में मतलब 2 एपिसोड में इस कंपटीशन पर और जियो वाली जो बात आपने शुरुआत में की है, जाहिर सी बात है उसको आप आगे भी एक्सप्लोर करेंगे ही। हमने 2 बार सवाल उठाए थे। लास्ट ईयर हमने एजीआर के ड्यूज पर जब बात की थी तो तब लगा था कि क्या मतलब उस दिशा में अभी भी बवाल चल रहा है, पूरा बहस उसमें अभी भी शबाब पर है कि एजीआर के ड्यूज चुकाने के चक्कर में सारी कंपनियां डूब जाएंगी, केवल जियो बचेगी, ऐसी बातें होने लगी थी। और पोस्ट कोविड में भी जो आटा, दाल, साबुन और बेबी पाउडर, बेबी ऑयल जैसी चीजों में भी जो एक कंपनी की मोनोपोली की बात आ रही थी, वो भी हमने डिस्कस की थी। और अब फिर से कंपटीशन कमीशन की आंखों पर पट्टी बंधने की बात आ रही है। अर्थात में हम लगातार सिद्धांत इस बात पर चर्चा करते रहे कि साफ सुथरा मुक्त बाजार वो होता है जहां पर्याप्त प्रतिस्पर्धा हो, जहां कम से कम 3 या 4 ऑपरेटर हो, ताकि आपको कोई ठग ना सके, आपको कोई खराब उत्पाद सेवाएं ना बेच सके। क्योंकि ये मुक्त बाजार का बुनियादी सिद्धांत है, बुनियादी थ्योरी है कि अगर आप एक ही ऑपरेटर होगा, एक ही रेलवे है ना, आप कुछ नहीं कर सकते, आपके सामने कोई दूसरा ऑपरेटर नहीं, तो जहां प्रतिस्पर्धा है वहां सर्विसेज अच्छी स्थापित है। लेकिन हमारे यहां क्या हो रहा है, इसे और गहराई से समझना जरूरी है। इन तथ्यों की रोशनी में कि फेसबुक, अमेजन और गूगल के ऊपर अमेरिका में कार्रवाई की तैयारी चल रही है, और कार्रवाई होगी क्योंकि जिस तरीके के दस्तावेज अमेरिकन कांग्रेस के पास हैं, उन्होंने शुरुआती सुनवाई में इन तीनों कंपनियों को बुरी तरह घेर लिया है, और तीनों कंपनियों को लगता है कि उनके लिए बचना मुश्किल होगा। हमारे यहाँ क्या हो रहा है, आपसे समझने की कोशिश करें जिससे कि हम अपने आप को बेहतर ढंग से इस परिस्थिति में के लिए तैयार कर सके। भारत में कौन कौन सी कंपनियां एक साथ आई हैं? भारत में जियो, फेसबुक, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट और क्वालकॉम। काउंट करिए, जियो क्या है? जियो भारत के मोबाइल बाजार की सबसे बड़ी कंपनी है, उसकी हिस्सेदारी 33% है अभी। और जैसा आप एजीआर का जिक्र कर रहे हैं, एक आध कंपनी तो एजीआर भुगतान करने में निपटी जाएगी, वोडाफोन और आइडिया जैसी कोई कंपनी निकल ही जाएगी, सरकारी कंपनियां नहीं है। तो ये माना जा रहा है कि आने वाले 1 साल में, 1.5 साल में जियो की हिस्सेदारी और ज्यादा बाजार में 50% के आसपास, 40% के आसपास पहुंच जाएगी। माइक्रोसॉफ्ट दुनिया की सबसे बड़ी तकनीक कंपनी है। वो इस उपक्रम में, जिस उपक्रम में उसने समझौता किया है जियो के साथ, वो क्लाउड कंप्यूटिंग का इंफ्रास्ट्रक्चर लेकर आई है, क्योंकि दुनिया का सबसे बड़ा क्लाउड कंप्यूटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर और डिवाइस, मोबाइल डिवाइस उसके पास है। गूगल के पास डिवाइस है और मोबाइल प्लेटफॉर्म है एंड्रॉयड का, उसके पास ऑपरेटिंग सिस्टम भी है, उसके पास पेमेंट सर्विसेज भी है। फेसबुक के पास ह्यूज डेटा है, लोगों की आदतों का, स्वभाव का, व्यवहार का, उनकी खरीदारी का। उसके पास एक बहुत पावरफुल चैट वर्टिकल है जिसको हम व्हाट्सएप कहते हैं, और उसके पास एक मजबूत सोशल नेटवर्क है जो फेसबुक और इंस्टाग्राम के साथ चलता है। क्वालकॉम 5G की तकनीक की यूरोपियन कंपनी है। तो अगर आप इन्हें देखें और इन्हें करीब से देखने की कोशिश करें, तो दरअसल भारतीय बाजार की सबसे बड़ी कंपनी, सर्च बाजार की सबसे बड़ी कंपनी, टेक्नोलॉजी बाजार की सबसे बड़ी कंपनी, ऑपरेटिंग सिस्टम की सबसे बड़ी कंपनी और टेक्नोलॉजी बाजार की खासी बड़ी कंपनी क्वालकॉम एक साथ है। यहां से जियो एक सुपर ऐप बना सकती है, सुपर ऐप। और वो सुपर ऐप, गोल्डमैन सैक्स की एक रिपोर्ट आई है ताजी, जो बताती है कि 2025 तक भारत में इंटरनेट से बिकने वाला सामान का 35% कारोबार जियो के पास होगा। 35%? हम 20 में मौजूद, ई रिटेल की बात कर रहे हैं हम। ई रिटेल से मिलने वाला सामान। और डिजिटल पेमेंट्स का 50% हिस्सा, करीब 50% हिस्सा इस सुपर ऐप के पास मौजूद होगा। ये जो जियो का पूरा एप्लीकेशन है। इसे ऐसे समझने की कोशिश करिए कि मोनोपोलीज बहुत कॉम्प्लेक्स होती हैं, बहुत जटिल होती हैं। इसे थोड़ा हम जियो से बाहर निकलकर समझने की कोशिश करें तो शायद हमें समझ में आएगा कि एग्जैक्टली ये जो जियो, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, क्वालकॉम और फेसबुक का जो पूरा नेटवर्क बन रहा है, जो इतना बड़ा समूह बन रहा है, क्या है? ये कुछ ऐसा है जैसे कि पेट्रोल डीजल बनाने वाली कोई कंपनी हो जो पेट्रोल डीजल बेच रही हो कंपनी, वो पूरी मोनोपोली के साथ पूरे देश में कार बनाने, कार के टायर बनाने, उसके पुर्जे बनाने, उसके इंजन बनाने, उसे बेचने, उसको सर्विस करने और उसको सेल करने, रीसेल करने, फिनांस करने का काम भी अपने हाथ में ले ले। फिर वही कंपनी बाद में उसको ये ठेका भी मिल जाए कि वो देश में सारी हाईवे, सड़कें, गलियां वही बनाएगी, उस पर वो टोल वसूलेगी। फिर उसके बाद उसे यह भी अधिकार मिल जाए कि उस हाईवे, सड़कें, गलियों के आसपास जितने मकान और जितने मॉल बनेंगे वो भी वही बनाएगी। फिर उसे यह भी
अधिकार मिल जाए कि उन हाईवे, गलियों, बाजारों में जितना सामान बिकेगा वो भी सब उसी के यहाँ का बना हुआ होगा, अरे बहुत भयावह स्थिति है। वही उसे बेचेगी, मल्टीप्लेक्स और सारा एंटरटेनमेंट भी करेगी। सिर्फ यही नहीं है, ये सब कैसे बनेगा इसकी तकनीक भी वो बनाएगी और इसके पैमाने भी वो तय करेगी। हाँ, समझना हमारे लिए जरूरी सिद्धांत यह है कि कोविड के बाद की दुनिया निश्चित तौर पर टेक्नोलॉजी पर डिपेंडेंट करने वाली है, बहुत ज्यादा बड़े पैमाने पर तकनीक पर निर्भर होगी, जो अच्छी बात है क्योंकि तकनीक लागत कम करती है, हमारे जीवन को बेहतर करती है। लेकिन अमेरिकी कानून निर्माता कोविड के बाद की दुनिया के लिए तैयारी में लग चुके हैं। वो ये नहीं चाहते कि अमेरिका की कोविड के बाद की दुनिया अमेरिका में सिर्फ 2-3 कंपनियों की गुलाम होकर रह जाए। वो ये नहीं चाहते कि अमेरिकन बाजार में जो नया कैपिटलिज्म आने वाला है, जिसको हम पोस्ट कोविड कैपिटलिज्म कहते हैं, या जो न्यू कैपिटलिज्म आने वाला है, वो केवल 3-4 कंपनियों के हाथ में सारी चीजें चली जाएं, क्योंकि इसका अपना रिस्क है। इसलिए उन्होंने अपनी सबसे बड़ी कंपनियां, जिनके बारे में लोग किताब में पढ़ते हैं, एमबीए में फेसबुक, गूगल, एप्पल की कहानी पढ़कर सीखते हैं कि ये इतनी बड़ी कंपनियां कैसे बन गई, उन कंपनियों को कटघरे में खड़ा किया है, क्योंकि वो जानते हैं कि मोनोपोली हमेशा अवसर लूटती हैं, अपॉर्चुनिटीज को चुराती हैं, उपभोक्ताओं को ठगती हैं और पावर का सेंट्रलाइजेशन करती हैं, बाजार के फ्री मार्केट का सेंट्रलाइजेशन करती हैं। लेकिन हमारे यहां देखिए, हमारे यहां नेता, नियामक, स्वदेशी वाले, आत्मनिर्भरता वाले, सब लोगों ने मिलकर एक सवाल भी नहीं उठाया और भारत का उभरता हुआ बाजार, दुनिया की सबसे बड़ी मोनोपोली को प्लेट में सजा के सामने रख दिया। ये विकट परिस्थिति है। इस पर आने वाले समय में बहस जरूर शुरू होनी चाहिए, क्योंकि बाजार में अगर प्रतिस्पर्धा नहीं रहेगी तो बाजार में बराबरी नहीं रहेगी। क्या बहस और निराकरण का पैमाना, उसका स्ट्रक्चर, क्या उसका सब कुछ लेखा जोखा वैसा ही होगा जैसा हम अमेरिका में देख रहे हैं कि वो अपने कानून के तहत लाभार्थियों को फिर से रिविजिट कर रहे हैं बार बार? स्वाभाविक सी बात है, कंपटीशन कमीशन की जिम्मेदारी यही है। जब कंपटीशन कमीशन भारत में बना था, 2005-6 के आसपास बना था, तो उसे इतना ताकतवर बॉडी इसीलिए बनाया गया था। और देखिए, 2005 की सरकार ने सोचा था कि कंपटीशन की समस्याएं भारत में आएंगी, क्योंकि मार्केट अपनी तरह से रिस्ट्रक्चर करता है। मंदी आती है तो कंपनियां बंद होती हैं तो प्रतिस्पर्धा सिकुड़ती है। तो प्रतिस्पर्धा आयोग या जिसका अमेरिकन काउंटर पार्ट एंटी ट्रस्ट सिस्टम है, वो ये समझने की कोशिश करता है कि बाजार को कैसे से बेहतर किया जाए और बाजार में प्रतिस्पर्धा कैसे ठीक की जाए। हमने कंपटीशन कमीशन को पिछले सालों में सीमेंट कंपनियों के कार्टेलाइजेशन के अगेंस्ट कार्रवाई करते देखा है, जब उन्होंने कार्टेल बनाए। लेकिन आज हम इतना बड़ा निवेश देख रहे हैं। 2015-16 में भारत ज्यादा सतर्क था, मुझे लगता है, मोनोपोलीज को लेकर। जब जियो फेसबुक के साथ नेट न्यूट्रलिटी ला रही थी, हमें याद होगा वो फेमस डिबेट, नेट न्यूट्रलिटी की डिबेट थी, जिसमें यह था कि अगर आप जियो का कनेक्शन लेते हैं तो आपको इंटरनेट फ्री मिलेगा फेसबुक के जरिए। और लंबे लंबे बड़े बड़े विज्ञापन छपे थे, आपको याद होगा अखबारों में, जो ये बताते थे, कैंपेन भी चला था, बड़ा कैंपेन चला था कि नहीं, कैसे डिजिटल पावर से हम लोगों के हाथ में पावर रख रहे हैं। लेकिन उस समय का, उस 4-5 साल पहले की बात है, ज्यादा जागरूक थे। जो नेट न्यूट्रलिटी है, जो इंटरनेट की आजादी है, उसके लेकर देश में बहसें हुई थी, फोर्स किया गया, सरकार ने कंसीड किया, टीआरआई ने उसके ऊपर पेपर बनाया और क्रमशः वो बहस इस नतीजे पर पहुंची कि वो पूरी पालकी लौट गई जो पालकी आ रही थी। लेकिन आज जब हम रोजगारों की दृष्टि से सबसे खराब स्थिति में बैठे हुए हैं, तब हम मोनोपोलीज बनने दे रहे हैं। और मोनोपोलीज बनने देने का अर्थ है कि आने वाले समय में हम अपने लेवल पर हम इसकी कीमत अगले 2-3 साल बाद चुकाना शुरू करेंगे, जब हमारे पास हमसे ज्यादा मोबाइल का पैसा वसूला जाएगा, जब हमसे ज्यादा कमीशन लिया जाएगा, जब हमें मिलने वाले रोजगारों पर असर पड़ेगा। तो इसलिए ये बहस को उस दिशा में ले जाने का या इस पर बात करने का वक्त है कि आखिर सरकार, कंपटीशन कमीशन, नियामक, संसद, आत्मनिर्भरता की बात करने वाले लोग आगे आए और ये निर्धारित करें कि बाजार बराबरी पर आधारित हो, लेवल प्लेइंग फील्ड होनी चाहिए। हाँ, मतलब कि आपके पास कोई दूसरा रास्ता न बचे, कोई दूसरा सप्लायर न बचे कहीं भी किसी भी चीज में जाने के लिए। अच्छा, मुझे भी लगता है कि मतलब एक साइकोलॉजिकल पैकेजिंग भी हुई है चीजों की। मतलब आप अगर नेट न्यूट्रलिटी के समय हम एक मोनोपोली क्रिएट करना चाह रहे थे, तो वो बड़ा चश्मदीद किस्म की मोनोपोली थी। हम उसको साफ साफ देख पा रहे थे, साफ साफ विरोध कर पा रहे थे। लेकिन अब जो मोनोपोली क्रिएट हो रही है, वो बड़ी सबल किस्म की है। वो बड़ी बहुत कारपेट के नीचे वाली है। उसमें बहुत कुछ समझ में नहीं आ रहा है लोगों को। बहुत कुछ, मतलब मेरे ख्याल से ऐसे डिस्कशन शायद लोगों को ज्यादा हेल्प करें आवाज उठाने में, बात करने में, सवाल रखने में।
और इस समय वाला काफी सबल है, आपको भी ये लगता है? हाँ, क्योंकि हमेशा देखिए मोनोपोलीज हमेशा बहुत कॉम्प्लेक्स होती हैं, उन्हें समझना जरूर। देखिए कहां से मोनोपोली की पूंछ पकड़ी अमेरिकन कांग्रेस ने, यूट्यूब के अधिग्रहण से। गूगल ने कब यूट्यूब खरीदा था, व्हाट्सएप इंस्टाग्राम को खरीदे हुए कितना समय हो गया, वहां से पकड़ने की कोशिश की। कंपनियां हमेशा आम लोगों से, सरकारों से, राजनेता 5 साल के लिए काम करते हैं, कंपनियां 10 साल 15 साल के प्लान से चलती हैं। तो आज भारत में अगर जियो में माइक्रोसॉफ्ट उसके साथ खड़े होने को तैयार है, फेसबुक और गूगल उसमें निवेश कर रही है, दुनिया के सारे इन्वेस्टर्स निवेश कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि कोई बहुत बड़ी चीज है। वजह यह है कि इतने सारे निवेशकों को दिख रहा है कि जियो इंडिया में मोनोपोली लेकर खड़ी हो जाएगी भारत का। और जब आप मोनोपोली लेते हैं तो आप रिटर्न इंश्योर कर देते हैं। भाई जब गोल्डमैन सैक्स कह रहा है कि आपका 50% डिजिटल पेमेंट सिस्टम ही इस सुपर ऐप के जरिए ड्राइव होगा, तो हर कंपनी के लिए बेटर रिटर्न होगा। तो ये मोनोपोलीज धीमे धीमे बिल्ट होती हैं। ब्रिक हमारे यहाँ बहुत तेजी से बिल्ट हुई, सरप्राइजिंगली, और शायद कोविड के दौरान हमारी निगाह उसके ऊपर नहीं गई। हम सिर्फ इस पर ताली बजाने में लगे रहे कि हर 15 दिन बाद, 10 दिन बाद, 7 दिन बाद एक खबर आती थी कि जियो में एक नया निवेश आया, और हमको लगता था भारत में एफडीआई चला आ रहा है, भारत में विदेशी निवेश चला आ रहा है, और भारत में कोविड के दौरान पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्थाएं डूब रही, हमारे यहाँ पैसा चला आ रहा है। पर हमारे यहाँ पैसा जो आ रहा है उस पैसे से जो प्रोडक्ट निकलने वाला है, जो मिलने वाला भारतीय बाजार को, वो कितना साफ सुथरा है। विदेशी निवेश गलत नहीं है, कंपनियों के बीच अनुबंध गलत नहीं है, भारतीय बाजार में नया निवेश गलत नहीं। जिम्मेदारी, सवाल और उंगली कंपटीशन कमीशन की तरफ है, प्रतिस्पर्धा आयोग की तरफ है। उसने ये सारे निवेश अपने सामने होते देखे और एक सवाल भी नहीं पूछा। संसद में किसी सांसद ने प्रश्न उठाने की भी कोशिश नहीं की। कोई ये जानने की भी कोशिश नहीं करता कि ये मेगा मोनोपोली बनेगी तो इसका भारत के लिए पर असर क्या होने वाला है। इसलिए ये जरूरी है कि इन चीजों की समझ उपभोक्ता के तौर पर, निवेशक के तौर पर, सर्व सेवाओं का उपयोग करने वाले व्यक्ति के तौर पर हमारे पास होनी चाहिए, ताकि हम इन जो आप सटल कह रहे हैं, जो अदृश्य किस्म का ताना बाना बुना जाता, इसे समझ सके। तो एक सवाल है हमारे पास, एक हमारे व्यूअर हैं, पिछले जो एनईपी का अंक था उस पर उनका आया है। प्रियांक कुलश्रेष्ठ का सवाल है कि नया एजुकेशन पॉलिसी जो है वो राइट टू एजुकेशन एक्ट के बारे में क्यों नहीं बात कर रही है, उसके बारे में क्यों नहीं प्रमुखता से बात कर रही है? क्या ये एक साइन है कि हम प्राइवेटाइजेशन ऑफ एजुकेशन की तरफ बढ़ते जा रहे हैं? राइट टू एजुकेशन एक्ट को मुझे नहीं लगता कि सरकार ने अपने एजेंडे पर अभी फिलहाल रखने की कोशिश की है। सरकार नई एजुकेशन पॉलिसी से पहले तक राइट टू एजुकेशन पर बात कर रही थी, पर जो राइट बेस्ड चैरिटी सिस्टम है ना, वो कहीं ना कहीं पिछले 4-5 सालों में धीमे धीमे पीछे हटता चला गया। जैसे भोजन का अधिकार, जैसे सूचना का अधिकार, ये सारे अधिकार डाइल्यूट होना शुरू हुए हैं। नई एजुकेशन पॉलिसी में और बहुत सारे आयाम हैं, क्योंकि एक छोटा सा हिस्सा था जो कंटेंट, जो उसका क्रक्स था, जो बहस होनी चाहिए, जो सवाल हमें पूछने चाहिए सरकार से शिक्षा की दृष्टि से, हमने उनको सवालों पर बात करने की कोशिश की थी। हमने भी गुणवत्ता के पर सवाल ही नहीं किया। लोगों तक शिक्षा सुलभ होगी, इसका नेटवर्क क्या होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर, इसके बारे में नई एजुकेशन पॉलिसी कुछ नहीं कहती है। ये बहुत सारे और इनहेरेंट सवाल हैं। सबसे महत्वपूर्ण सवाल ये, जिसको हमने पिछले उस एपिसोड में भी बात की थी, और पर्यंत को भी शायद ये बात समझ में आएगी। देखिए अल्टीमेटली सिद्धांत, सारी चीजें इस बात पर निर्भर करती है कि उसकी कॉस्ट क्या होने वाली है। वो कॉस्ट हम पे करें सीधे, या हम टैक्स देकर या बैंक की बचत के जरिए सरकार के पास तक पहुंचाएं, कॉस्ट हम ही को बियर करनी है, उपभोक्ता के तौर पर या शिक्षा के तौर पर। जो सब्सिडी भी आ रही है वो भी कोई पॉलिटिकल लीडर अपने जेब से नहीं दे रहा है, वो भी हमारा ही पैसा, हम ही टैक्स पे कर रहे हैं, हमारी ही बचत है, उस बचत से हमको सब्सिडी वापस आ रही है। तो शिक्षा का पूरा जो फाइनेंशियल सिस्टम है, जो पूरा स्ट्रक्चर है, वो बुरी तरह कोलैप्स कर गया। ऐसी स्थिति में सरकार कोई राइट टू एजुकेशन जैसी बात कहने का रिस्क ही नहीं ले सकती, क्योंकि उसको मालूम है कि उसके पास बजट ही नहीं है। हमने पिछले अंक में स्पष्ट रूप से बताया कि कितना टैक्स है, कितना खर्च है, कितना टैक्स है, कितना खर्च है। तो जब सरकार के पास एजुकेशन के बजट ही अवेलेबल नहीं है, तो वो सबके लिए शिक्षा को कैसे इंश्योर कर सकती है? तो वो वही स्थिति है कि धीमे धीमे एक ऐसा स्ट्रक्चर लाया जाए जहां एक बड़ी ब्यूरोक्रेसी हो और उसके नीचे एक प्राइवेट एजुकेशन सिस्टम हो, जो कि बहुत टॉक्सिक है, बहुत खतरनाक है और बहुत जहरीला है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम एक बड़ी ब्यूरोक्रेसी ऊपर बिठा दें, नौकरशाही, और उसके नीचे प्राइवेट एजुकेशन सिस्टम बिठा दें, जो नहीं होना चाहिए। अच्छा यजमान जी, पिछले अंक में हमने एक चीज नहीं की थी, वो मतलब लोगों ने शिकायत भी की कि हम लोगों ने, जो हम हमेशा बुक रिकमेंडेशन या सीरीज रिकमेंडेशन की बात करते हैं, तो वो लोगों ने कहा कि वो आपने क्यों नहीं किया, मतलब लोग ऐसे बोल रहे हैं कि आपने क्यों नहीं किया। तो
सॉरी भाई, उस सब के लिए नहीं किया हमने, लेकिन क्या है सर, पढ़ना लिखना क्या चल रहा है इस समय? मैं इस समय भी एक पुस्तक जो मैंने नई पढ़ना शुरू की है, वो है हाउ डेमोक्रेसीज डाई। ये अमेरिका के राइटर्स हैं, वो कभी कहीं कहीं मेज पर रखी होगी। वो ये बताती है, समझने की कोशिश करती है कि चुनाव के बियॉन्ड लोकतंत्र कैसे खत्म होते हैं और कैसे लोकतंत्रों की जो भीतर की जीवनी शक्ति है उसको खत्म किया जाता है। इन्हीं राइटर्स की एक नई बुक भी आ गई है, वो शायद आने वाले एक हफ्ते में मेरे पास आ जाएगी। तो समझने की कोशिश करते हैं कि लोकतंत्र कैसे ग्रो करते रहे हैं और उन्हें कैसे प्रभावित करते हैं। इसके अलावा मैं कुछ और चीज़ों पे शोध कर रहा था। लॉकडाउन के आसपास कुछ चीजें समझने की कोशिश कर रहा था, बैंकिंग से, एम्प्लॉयमेंट से। तो बहुत सारी रिसर्च बेस्ड पढ़ाई जो सामान्य रूप से होती है वो चल रही थी। पुस्तक के तौर पर एक ये पुस्तक है, और दूसरी एक पुस्तक जो कई बार मैं पढ़ चुका, पर दोबारा पढ़नी शुरू की, कुछ नए संदर्भों के साथ कुछ नई चीजें याद आ गई जिन्हें ढूंढने के लिए, वो श्रीमद् भागवत है। अच्छा। हाँ है। तो क्योंकि कुछ ऐतिहासिक तथ्य ऐसे थे जिनको तलाशने की दृष्टि से मुझे लगा, तो वो दूसरी पुस्तक जो है वो है। लेकिन वो श्रीमद् भागवत कई बार पढ़ी जा चुकी है, तो इसलिए उसको रफ्तार से खत्म किया जाएगा। बट ये डेमोक्रेसी वाली बुक जो है वो हमारी इस हफ्ते के कोटे का हिस्सा है। इस हफ्ते का कोटा वहां जा रहा है। हाँ। अच्छा, और कुछ सीरीज वीरीज देखना सीरीज, हाँ, सीरीज देखने की इधर हमने कोशिश की। सीरीज एक अच्छी सीरीज मुझे नेटफ्लिक्स पे मिली, जो अमेरिकन माफिया के अगेंस्ट अमेरिका के अटॉर्नीज ने कैसे केस बनाया था, फियर सिटी के नाम से वो सीरीज है। बहुत अच्छी सीरीज है। वो बताती है कि क्या स्थिति थी अमेरिका के उस दौर में जब रूडी गुलियानी अटॉर्नी हुआ करते थे और अमेरिका में क्राइम की क्या स्थिति थी, और कैसे इतने बड़े संगठित क्राइम नेटवर्क को नैब किया गया। संगठित क्राइम के खिलाफ कैसे डेमोक्रेटिक सरकारें लड़ती हैं। और उसमें एक बेहद दिलचस्प वाकया है, जिस वाकये के साथ मैं बात खत्म करूंगा, कि लास्ट वो पूरा का पूरा केस कई सालों तक एक माफिया किंग जो था, जो न्यूयॉर्क और उसके आसपास था, उसकी बगिंग की जाती थी, उसकी फोटोग्राफी की जाती थी, उसके घर में कैमरे लगाए जाते थे। और ये साबित करने की कोशिश की जा रही थी कि पूरे अमेरिका में एक कमीशन है, एक कोसा नोरता है, एक पैरेलल गवर्नमेंट है जो माफिया चला रहे हैं। क्योंकि अगर इतना मजबूत केस नहीं होता तो ये बच जाते। और अंततः उसमें क्या होता है कि देखिए कैसे डेमोक्रेसी में इंटेलिजेंस एजेंसीज और मीडिया आपस में इंटरेक्ट करता है। समझना बहुत दिलचस्प है कि वो सारा केस बन चुका होता है, कोसा नोरता एक्सपोज हो चुका होता है। अमेरिकन अटॉर्नीज की और पुलिस डिपार्टमेंट की पूरी टीम अगले दिन एक साथ उन सारे माफिया बॉसेस के ठिकाने पर जाकर रेड करने वाली होती है और उन्हें उठाकर लाने वाली होती है, और उसके बाद फिर उनको अदालत में पेश किया जाना होता था। सारा केस बिल्ट हो चुका होता है 3-4 साल की मेहनत के बाद। और शाम को एक तत्कालीन टीवी चैनल से उसका जो टॉप इन्वेस्टिगेटर है, उसके पास फोन आता है कि मुझे पता चला है कि आपने कोसा नोरता का केस तैयार कर लिया है और हम इस स्टोरी को, आप उन्हें गिरफ्तार करने जा रहे हैं, हम इस स्टोरी को ब्रेक करने वाले हैं रात की न्यूज में। और वो पूरी टीम जो है वो कल, क्योंकि बहुत बड़ा केस था अमेरिका की हिस्ट्री में, उतना बड़ा इन्वेस्टिगेशन और माफियाज की जो हिस्ट्री रही है, जो कि दंत कथाएं बन चुकी, जिसपे फिल्में बन चुकी हैं। उसमें फेमस क्रिस्टियानो भी था, जो कि जिसपे गॉडफादर मूवी बनी थी, वो भी उसकी भी जेनोवीज फैमिलीज थी। तो अमेरिकन अटॉर्नी या जस्टिस खबर नहीं रोकने के लिए कहते, खबर रोकने के लिए नहीं कहते, वो अपनी स्ट्रेटजी बदलते हैं और तुरंत जाके रेड अगले दिन होनी होती है, रेड उसको एक दिन पहले कर लेते हैं, क्योंकि उनको मालूम है कि अगर स्टोरी ब्रेक हो गई तो सब भाग जाएंगे। ये तो वो सीरीज मुझे लगता है फियर सिटी के नाम से है, जो माफियाज के, हाँ, नेटफ्लिक्स पे, माफियाज के अलावा जो कानून और अपराधी की लड़ाई है और संगठित अपराध की और कानून की लड़ाई कैसे लोकतंत्रों के भीतर लड़ी जाती है, उसको समझने के लिए वो अच्छी सीरीज है। नेटफ्लिक्स पर ही एक सीरीज इन दिनों रिलीज हुई है, कुछ दिनों पहले ही, कनेक्टेड नाम से। हाँ, तो मतलब लतीफ है उसमें, वो टेक जर्नलिस्ट है, तो वो मतलब छोटी छोटी चीजों को उसने काफी जोड़ के बताया, जैसे आसमान में जो क्लाउड्स हैं और वो जो क्लाउड कंप्यूटिंग है, हाँ, वो दोनों कैसे कनेक्टेड हैं एक दूसरे से। मतलब हम क्लाउड को तो ऐसे ही समझते हैं ना,
तो उसने बताया, सर्विलांस पे बताया है, मतलब उस पे छोटे छोटे एपिसोड है 20-25 मिनट के, वो काफी इंगेजिंग है। तो मैंने इधर बीच वही देख के खत्म किया है। और वो उम्बर्तो इको का है का उपन्यास द प्राग सेमेट्री, हाँ, तो उसको पढ़ना शुरू किया है। कालिदास ग्रंथावली जो उज्जैन से कालिदास एकेडमी से प्रकाशित हुई है, तो मतलब उसको बैठे से कुछ पलटे वलटे ऐसा कुछ समय दिया है उसको। हालांकि ये क्या नाम बताया, फियर सिटी आपने इसका? फियर सिटी, फियर सिटी। हर अमेरिकन हिस्ट्री का एक बहुत बड़ा कानून रहा है, रिको एक्ट बोलते हैं उसको। हाँ 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 हाँ। रिको एक्ट काफी फेमस है। रिको एक्ट के जरिए अमेरिका में पहली बार ऐसा हुआ था जब आप पिछले अपराधों को भी एक जगह क्लब कर सकते थे। उस कानून ने ये अधिकार दिया था। माफियाज इसलिए नहीं पकड़े जा पाते थे क्योंकि माफिया बॉसेस के अगेंस्ट कोई अपराध नहीं होता था। नीचे के जो सारे लोग होते थे उनके अगेंस्ट वो अपराध होता था। जैसे ये फेमस डायलॉग है ना, जो अभी मूवी आई है अभय देओल की, क्लास ऑफ 83, बॉबी देओल की जो मूवी आई है, जिसमें वो ये कहता है ना कि बॉसेस के खिलाफ कुछ नहीं, नीचे के लोग। हाँ, तो हाँ, माफियाज उनको पकड़ना, तो माफियाज के साथ दिक्कत ये थी कि अपराध करने वाले लोग 3-4 लेवल का उनका स्ट्रक्चर होता था, जिसमें एक बॉस होता था, फिर कैप्टन, फिर लेफ्टिनेंट होता था। तो हमेशा अपराध करने वाले नीचे के लोग होते थे जिनका को कनेक्ट नहीं किया जा सकता था। तो रिको एक्ट ने बताया जाता है, ऐसा अमेरिकन कानून विशेषज्ञ मानते हैं कि रिको एक्ट ने पहली बार अमेरिकन जुडिशियल सिस्टम को यह अधिकार दिया था कि वो अगर किसी व्यक्ति के पास एक मामला है के खिलाफ मामला है तो उससे जुड़े हुए सारे मामले एक साथ जोड़ सकता है। और उस प्रक्रिया के तहत ही रिको एक्ट में ये केस बनाने की तैयारी माफियाज के खिलाफ की गई थी। तो वो एक बहुत एलेबोरेट इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस था, और उसमें सब रियल लाइफ डॉक्यूमेंट्री है बेसिकली। वो उसमें बहुत वो सारे रियल लाइफ इन्वेस्टिगेटर्स हैं जिन्होंने एक एक माफिया बॉस के घर में बगिंग की थी जाके, उनको कैसे उनके खिलाफ केसेस बनाए थे, उन्होंने क्या फेस किया था, उससे रिलेटेड। ओके, तो कैसा लगा आप लोगों को ये हफ्ते का अर्थात, बताइएगा हमें वीडियो के कमेंट सेक्शन में जरूर। वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को जरूर लाइक कीजिएगा। तो ऐसे अगर ये सब कर लेते हैं तो चीजें आती हैं तो पहले आपको पहुंच जाएंगी। मैं हूं सिद्धांत, साथ में है अंशुमान जी। आप अर्थात देख रहे थे। शुक्रिया।